नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे उत्तराखंड के चमोली में अचानक आई बाढ़ के वैज्ञानिक तथ्यों की। बताएंगे कैसे आप अपनी क्लासिक विंटेज कारों को एक बार फिर सड़कों पर चला सकते हैं। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। सांस्कृतिक परिवर्तन, आविष्कार और नवाचार आत्मनिर्भरता की कुंजी। प्रौद्योगिकी, सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद के 34वें स्थापना दिवस पर विशेषज्ञों का मंथन। अब मैथिली भाषा में भी होगा विज्ञान का प्रसार। विज्ञान प्रसार द्वारा आंचलिक भाषाओं में विज्ञान लोकप्रियकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल। हैंगिंग ग्लेशियर टूटने से आई बाढ़ से उत्तराखंड में तबाही। अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों की टीम चमोली पहुंची। सर्दियों में हिमस्खलन और लेक आउटबर्स्ट के कारणों की करेंगे जांच। और क्लासिक कारों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की तकनीक। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित इस प्रणाली से अब विंटेज कारों को दोबारा चलाने का मिल सकता है अनुभव। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और अर्थव्यवस्था शीर्षक के तहत प्रौद्योगिकी, सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद टाइफैक ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर ब्लू इकोनॉमी को बल देने वाले समुद्री शैवाल अभियान और देश में सक्षम और संगठित श्रम इकोसिस्टम देने के उद्देश्य से श्रमिक शक्ति मंच सक्षम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल में एक उपयोगी अंग है समुद्री शैवाल की खेती, जिस पर भारत भी जोर दे रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अगर अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ के 5% में समुद्री शैवाल की खेती की जाए तो लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है और बहुत बड़ी मात्रा में जैविक एथेनॉल का उत्पादन किया जा सकता है। इसके लिए प्रौद्योगिकी, सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद ने अब सीवीड मिशन की शुरुआत की है। अपने 34वें स्थापना दिवस के मौके पर समुद्री शैवाल अभियान के साथ साथ टाइफैक ने सक्षम नाम से श्रमिक शक्ति मंच जॉब पोर्टल भी शुरू किया, जो कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों और देश भर के लघु, मध्यम और छोटे उद्योगों की जरूरतों को आपस में जोड़ने का साझा मंच प्रदान करेगा और श्रम क्षेत्र में ठेकेदारों की भूमिका खत्म करेगा। जो सक्षम पोर्टल है उसमें जितने भी डिस्प्लेस्ड लेबर्स हैं ड्यूरिंग पैंडेमिक, जो अपने अपने काम को छोड़कर अपने अपने गाँव को वापस आ गए हैं, उनकी एक रजिस्ट्री तैयार हो जाएगी। हमारे भारत की कोस्ट लाइन 7,800 किलोमीटर है और हम इतना सीवीड अगर हम पैदा करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, तो उससे तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, ओमेगा 3 बनेगा, बहुत सी चीज़ें बनेंगी जिनका कि आज हम इंपोर्ट करते हैं। 10 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित टाइफैक के स्थापना दिवस पर आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और अर्थव्यवस्था शीर्षक के तहत कई अहम पहलुओं पर चर्चा की गई, जिनमें साइबर भौतिकी प्रणाली, क्वांटम कंप्यूटिंग, हरित रसायन और कृषि जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकी प्राथमिकताएं शामिल थीं। इस मौके पर टाइफैक द्वारा तैयार की गई लकड़ी के विकल्प के रूप में भारतीय बांस की प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक संभावनाएं और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के अवसर नामक 2 रिपोर्ट भी लॉन्च की गईं। विशेषज्ञों के मुताबिक आविष्कार और नवाचार इकोसिस्टम के जुड़ाव के साथ सांस्कृतिक परिवर्तन से भारत में आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल सकते हैं। आत्मनिर्भरता के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होगा, हमें सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना होगा, हमें प्रोडक्ट इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना होगा, हमें अपना कंजम्पशन कम करना होगा और हमें अपना इंडस्ट्री, एकेडेमिया और नेशनल लेबोरेटरीज का जो एक सामंजस्य है उसको स्ट्रॉन्ग करके देश में प्रोडक्ट्स को बनाना होगा, जिससे हमें बाहर से इंपोर्ट कम से कम करना पड़ेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान टाइफैक राष्ट्र की प्रौद्योगिकी नीति और संभावनाओं को चिन्हित कर नए स्टार्टअप की संभावनाएं पैदा करने का काम करता रहा है।
और अब टाइफैक ने ऐसी प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने की पहल की है जो राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हों। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का एक लक्ष्य ये भी है कि क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा विज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार यही कार्य कर रहा है। विज्ञान लोकप्रियकरण की दिशा में अब विज्ञान प्रसार ने मैथिली भाषा को भी शामिल कर लिया है। इसी के तहत हाल ही में विज्ञान प्रसार ने एक कार्यशाला आयोजित करके आगे की रूपरेखा तैयार करने की पहल की है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त शासी संस्थान विज्ञान प्रसार पिछले 3 दशक से देश में वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। इसके लिए संस्थान ने स्कूलों से लेकर आम जन तक के लिए विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों का संचालन किया है, जिनमें पत्रिका प्रकाशन, लर्निंग पैकेजेस, खिलौने, फिल्म, टीवी और रेडियो कार्यक्रम, कार्यशालाएं और विज्ञान समारोह आदि शामिल हैं। इसी कड़ी में साल 2019 में देश के पहले OTT विज्ञान चैनल इंडिया साइंस की भी शुरुआत की गई, जिसने सफलतापूर्वक 2 साल पूरे कर लिए हैं। विज्ञान को कैसे जन जन की रुचि का विषय बनाया जाए, इसके लिए विज्ञान प्रसार ने आंचलिक भाषाओं में भी विज्ञान के प्रचार प्रसार का काम शुरू किया था, जिसमें अब मैथिली भाषा को भी जोड़ा जा रहा है। हमने एक कोर कमेटी का गठन किया और उस कोर कमेटी की पहली बैठक आज हमने आयोजित करी और इस आयोजन में हमने मासिक न्यूज़लेटर, और मुझे आपको बताते हुए बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि हमने उस मासिक न्यूज़लेटर का नाम रखा है विज्ञान रत्नाकर। और ये हमारे जो साहित्य रत्नाकर, जो हमारा हिंदी का जो बहुत पुराना ग्रंथ है, उससे प्रेरित होकर किया है। और हमें उम्मीद है कि हम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल चारों माध्यमों के अंदर मैथिली के अंदर विज्ञान के प्रसार, लोकप्रियकरण और उसके प्रचार के लिए काम करेंगे। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान स्थित विज्ञान प्रसार के दफ्तर में मैथिली भाषा में विज्ञान को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मैथिली से जुड़े पत्रकारों और विचारकों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव रखे। मिथिला की धरती ज्ञान और विज्ञान की धरती रही है। विज्ञान प्रसार द्वारा इस पहल से न सिर्फ मिथिला भाषियों तक विज्ञान पहुंचेगा, बल्कि मिथिला का विज्ञान विश्व पटल पर आ सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रयास से मिथिला न सिर्फ विज्ञान को नए फॉर्मेट में आत्मसात कर पाएगा, बल्कि उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो उस पहल को, ये सिर्फ साइंस ट्रांसफ़र करने का नहीं है, साइंस को इनरिच करने का भी प्रयास है कि जो मैथिली में और मिथिलांचल में जो भी इंडिजिनस साइंस है, जो हजारों साल की परंपरा चली आ रही है, उसको कैसे हम मेन स्ट्रीम साइंस में लेकर के आएँ। ये दोनों तरफ से ट्रैफिक चलेगा, ये एक तरफ से ट्रैफिक चलने वाला नहीं है। विज्ञान प्रसार हिंदी, अंग्रेजी के अलावा अभी तमिल, उर्दू, मराठी और बांग्ला जैसी भाषाओं में गतिविधियां आयोजित करता रहा है। इस कार्यशाला द्वारा कैसे मैथिली भाषा का उपयोग किया जाए, इसकी रूपरेखा पर पहली चर्चा की गई। इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई कि किस तरह हम एक विषय विशेषज्ञों की एक टीम बनाएं, किस तरह एक अनुवादक जो ट्रांसलेटर हैं उनकी टीम बनाई जाए, और एक लोकल स्तर पर जो हमारे नवाचार हो रहे हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जो उस रीजन में, मिथिलांचल रीजन में, वहाँ पर जो साइंस हो रहा है उसको भी एक मौलिक लेखन के रूप में आम जनता को प्रस्तुत किया जाए। मैथिली भाषा में विज्ञान प्रसार की मौजूदा गतिविधियों के साथ साथ लोगों तक पहुंच बनाने के लिए विज्ञान वेब सीरीज तैयार करने की भी योजना पर विचार किया जा रहा है। मैथिली में कविता आने लगी है, विज्ञान कविता। मैथिली में लघु कथा आने लगी है, विज्ञान लघु कथा। इसी तरह से हमारा एक सपना है कि मैथिली में विज्ञान वेब सीरीज का निर्माण किया जाए। तो मैथिली में विज्ञान वेब सीरीज जब बनेगा तो जन जन तक पहुंचेगा। इस तरह से हमारा प्रयास चल रहा है। इस पहल के बाद जल्द ही मिथिला के विभिन्न केंद्रों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैथिली भाषा विचारक, विज्ञान संचारक, पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माताओं को इस मुहिम से जोड़ा जा सके
और जल्द ही मिथिला के लोग अपनी मातृभाषा मैथिली में विज्ञान के विकास में सहयोग कर सकें। उत्तराखंड एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का शिकार बन गया। चमोली में अचानक आई बाढ़ में सैकड़ों लोग बह गए, कई जानें चली गईं और यहां चल रही तपोवन विद्युत परियोजना को भारी नुकसान हुआ है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये बाढ़ ग्लेशियर टूटने से हुए लेक बर्स्ट से आई। हालांकि वैज्ञानिकों के दल अभी इस घटना की गहन जांच कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की आपदा कैसे घटित हो जाती है। 2013 में हुए केदारनाथ हादसे के बाद 7 फरवरी को एक बार फिर उत्तराखंड ने वैसी ही तबाही देखी। यहाँ के चमोली इलाके की धौली गंगा और ऋषि गंगा जलधाराएं अचानक उफान पर आ गईं। मिट्टी और मलबे के साथ लाखों गैलन पानी एक साथ आगे बढ़ा तो जो कुछ उसकी चपेट में आया उसे बहा ले गया। जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस घटना की पहली तस्वीरें वहां मौजूद लोगों के मोबाइल फोन द्वारा बाहर आईं। इस बाढ़ में यहां चल रही तपोवन जल विद्युत परियोजना एक तरह से तबाह हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बाढ़ नंदा देवी ग्लेशियर में हुए हिमस्खलन के चलते पैदा हुई है। मेरा ओपिनियन में ये एवलांच ड्रिवन ग्लॉफ है, क्योंकि जनरली ग्लॉफ होता है आपका मानसून टाइम में जब बहुत बारिश होता है, जो आप पॉपुलरली हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, उससे ये लेक बर्स्ट करते हैं जो ग्लेशियर बेसिन में है। बट अभी तो उतना बारिश भी नहीं हुआ है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मोस्टली एवलांच ड्रिवन है, जो बहुत बड़ी कोई ऊपर में एवलांच आए होंगे, जो ये अगर कोई ऊपर में ग्लेशियर लेक है तो उसको बांध को तोड़ दिया है, एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी सी टुडे। बट हाँ, मतलब ये जस्ट अनुमान किया जा रहा है, बट इसमें अभी भी काफी जांच करना बाकी है। गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में मौजूद नंदा देवी पर्वत कंचनजंगा के बाद देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ मौजूद ग्लेशियर धौली गंगा और ऋषि गंगा जैसी कई नदियों का जल स्रोत है। आपको बता दें, पहाड़ों की चोटियों पर जमा बर्फ की चट्टानों को ग्लेशियर कहा जाता है, जिनसे रिसकर निकलने वाला पानी नदियों को ताज़ा जल उपलब्ध कराता है। इन ग्लेशियरों के पास चोटियों पर कई बार अन्य रुकावटों के चलते अस्थायी झीलें बन जाती हैं, जिनमें पानी जमा होता रहता है। मानसून के दिनों में जब इन क्षेत्रों में एक ही जगह पर एक साथ बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसे बादल फटना भी कहते हैं, तो पानी का दबाव बढ़ने से कभी कभी झीलों की रुकावट टूट जाती है और एक साथ बहुत सारा पानी नीचे आता है। इसे ग्लेशियर लेक बर्स्ट कहते हैं। इसी तरह कभी कभी हिमस्खलन होने से बहुत सारी बर्फ झील में गिरती है और पानी के उफान से झील टूट जाती है। पानी तेजी से नीचे आते वक्त भारी तबाही मचाता है। चमोली हादसे के पीछे यही कारण बताया जा रहा है। आमतौर पर ये घटनाएं मानसून या गर्मियों के दौरान देखी गई हैं, लेकिन सर्दियों में ग्लेशियर का टूटना कई तरह की चिंताएं जगा रहा है। कितना मैनमेड है और कितना नेचुरल कॉज है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेंगे। बट ये बात सही है कि कुछ प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर नदी के बहुत किनारे में अगर विलेज है, तो ये आई थिंक प्रिवेंट किया जा सकता है अगर विलेज कहीं दूर देखा जाए। बट हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, बट ये रहने से एटलीस्ट ऐसा कुछ होगा। एटलीस्ट पैसे का बहुत सारा लॉस हो सकता है, बट एटलीस्ट जान का लॉस कम होगा। चमोली त्रासदी के बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के दल क्षेत्र में पहुंचकर कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन सर्दियों में इस तरह ग्लेशियर टूटने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लगातार अध्ययनों में यह सामने आया है कि मानवीय गतिविधियों और धरती के बढ़ते तापमान के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो भारतीय क्षेत्रों में लेक बर्स्ट की घटनाओं को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है।
अब उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जिनके पास पुरानी क्लासिक कारें हैं। अब आप इन कारों को फिर चला सकते हैं। एक युवा शोधार्थी की स्टार्टअप कंपनी ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है। हाल ही में इस तकनीक से परिवर्तित पहली क्लासिक बीटल कार की दिल्ली के प्रधान डाकघर से IIT दिल्ली तक स्मारक ड्राइव आयोजित की गई। इस मौके पर डाक विभाग ने एक विशेष डाक लिफाफा भी जारी किया। 70 के दशक की क्लासिक बीटल दिल्ली की सड़कों पर। हैरान मत होइए, ये किसी विंटेज कार रैली का हिस्सा नहीं, बल्कि अगर आपके पास भी ऐसी क्लासिक गाड़ियां हैं तो आप उनका आम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इसको रेट्रोफिट कराना होगा। 6 फरवरी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और डाक विभाग के सहयोग से रेट्रोफिट क्लासिक बीटल कार की प्रधान डाकघर से IIT दिल्ली तक विशेष ड्राइव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इलेक्ट्रिक इंजन फिटेड ये पहली क्लासिक बीटल कार है। इस मौके पर डाक विभाग की ओर से एक विशेष लिफाफा भी जारी किया गया। क्लासिक कारों का ये परिवर्तन न सिर्फ लोगों को ऐतिहासिक कारों को चलाने का अनुभव देगा, बल्कि वायु प्रदूषण जैसी समस्या को भी कम करेगा। What IIT Delhi is doing is to promote an activity. हम अपने स्टार्टअप के द्वारा इस तरह की गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं। कोई भी कार जो 15 साल से ज़्यादा पुरानी है, बहुत कम लागत में रेट्रोफिटिंग द्वारा इलेक्ट्रिक कार में बदली जा सकती है, ताकि उनका सड़कों पर आम इस्तेमाल किया जा सके। अब बहुत सारे लोग अपनी पुरानी मर्सिडीज या उससे भी ज़्यादा पुरानी कारों को रेट्रोफिट कराना चाहते हैं। IIT दिल्ली इन पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने का काम कर रही है। असल में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए एक अवधि के बाद पुराने वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। खासकर पुरानी क्लासिक कारें कभी कभी ही किसी विंटेज कार रैली जैसे आयोजनों में देखने को मिलती हैं। अपनी स्टार्टअप कंपनी चला रहे इंजीनियर मोहम्मद जवाद खान ने IIT दिल्ली के स्वच्छ वायु पर अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र CERCA की मदद से पुरानी कारों में मूल परिवर्तन किए बगैर उनके इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन में बदलने की तकनीक पर काम किया और इस तरह ये बीटल कार तैयार की गई। इस रेट्रोफिटिंग के लिए इस्तेमाल किए गए सभी घटक पूरी तरह स्वदेशी हैं, जो इस तकनीक को मेक इन इंडिया से जोड़ते हैं। मुझे इंस्ट्रक्शन मिली थी कि गाड़ी के पार्ट्स को छेड़ने की नहीं, तो एक ये भी चैलेंज था क्योंकि मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज था कि इसमें क्या सिस्टम लगाए। मैंने इसमें सिर्फ इंजन निकाला है और बाकी अपने EV कंपोनेंट्स अंदर डाले हैं, बैटरी रेगुलेशन सारा, BMS, कंट्रोलर, थ्रॉटल, कन्वर्टर, ऐसे पार्ट्स यूज़ किए हैं। क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे ऑप्शन थे कि हम इसमें बहुत सारी मोटर्स, जैसे हम बड़ी कार्स की बात करें, इंडक्शन मोटर, PMDC मोटर, ऐसी बहुत सारी मोटर्स हैं। लेकिन सर हमें गाड़ी के हिसाब से हमें रिलायबल चीज़ों की तरफ जाना था, ताकि अगर हम कल लार्ज स्केल पे भी करें इस चीज़ को, तो कमर्शियल स्केल पे भी करने के बाद हम इसमें ज़्यादातर इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकें, ताकि हम मेक इन इंडिया वो है ना, आत्मनिर्भर भारत, तो उसके ऊपर हम थोड़ा वर्क कर सकें। CERCA IIT दिल्ली के सहयोग से विकसित इस रेट्रोफिटिंग तकनीक में ध्यान रखा गया है कि क्लासिक वाहनों का लुक और प्रणाली वैसी की वैसी ही रहे, ताकि चलाने वालों को वही अनुभव मिले। युवा इंजीनियर की इस सोच से अब धरोहर मानी जाने वाली कारें या पुराने वाहन सड़कों पर एक बार फिर नजर आ सकते हैं। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों की जानकारी। संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्षयान अमल यानी होप ने मंगल की कक्षा में प्रवेश कर नया इतिहास रच दिया है। 9 फरवरी की रात UAE के अंतरिक्ष मिशन के तहत अपने पहले ही प्रयास में होप अंतरिक्षयान मंगल की कक्षा में पहुंच गया। इस यान को 6 महीने पहले अल अमल प्रोब नाम से लॉन्च किया गया था। UAE मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का 5वां और अरब देशों में पहला देश बन गया है। होप यान अगले कुछ महीने तक मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा, जिसका लक्ष्य है मंगल ग्रह के पहले ग्लोबल वेदर मैप को तैयार करना।
इसी के साथ अगले 24 घंटे के अंदर ही चीन के अंतरिक्ष यान ने भी मंगल पर अपनी दस्तक दे दी। चीन का तियानवेन-1 ऑर्बिटर भी मंगल की कक्षा में पहुंच गया। इसके अलावा 18 फरवरी को अमेरिका का यान भी मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। इस मिशन में नासा का परसिवियरेंस रोवर मंगल की सतह पर उतरेगा, जिसका उद्देश्य मंगल की सतह से पत्थरों के नमूने धरती पर लाना है। ये पहली बार होगा जब 3 देशों के मंगल मिशन 10 दिनों में पूरे हो रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में एशिया की तुलना में कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रमण होने का कारण खास प्रोटीन की कमी है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा D614G म्यूटेशन वाले कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में प्रसार का विश्लेषण किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन के अनुसार वायरस के इस स्वरूप में पूर्वी एशिया की 50% आबादी को संक्रमित होने में 5 महीने से ज्यादा का समय लगा, जबकि यूरोप की आबादी महज 2.25 महीने में और उत्तरी अमेरिका की लगभग 3 महीने में इससे संक्रमित हो गई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोगों में प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन की कमी एशिया के मुकाबले इन दोनों महाद्वीपों में संक्रमण के तेजी से फैलने का मुख्य कारणों में से एक है। ये अध्ययन इन्फेक्शन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने बासमती चावल की 3 नई किस्में तैयार की हैं। इन नई किस्मों की पैदावार से किसानों की आमदनी 2 गुनी हो सकती है। जम्मू क्षेत्र अपने बासमती चावल के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते पुरानी किस्मों से फसल लेने में कई तरह की परेशानियां सामने आ रही थी। इसी समस्या को देखते हुए विश्वविद्यालय में पिछले कई सालों से बासमती पर शोध किया जा रहा था। अब शोधकर्ताओं ने बासमती 118, 123 और 136 नाम से नई किस्में विकसित की है। परीक्षण के दौरान नई किस्मों की पैदावार 1 हेक्टेयर में 45 से 50 क्विंटल के आसपास पाई गई, जो पारंपरिक बासमती से लगभग 2 गुनी है। शोधकर्ताओं के मुताबिक नई किस्म से किसानों की फसल जल्द भी तैयार होगी और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी। विश्वविद्यालय का दावा है कि अगली खरीफ की फसल में किसानों तक ये बीज पहुंचाए जाएंगे। जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने का काम चल रहा है, वहीं इजराइल ने एक ऐसा चमत्कारी इनहेलर विकसित किया है जो 5 दिन के अंदर कोरोना से निजात दिला सकता है। तेल अवीव के सोर्स्की मेडिकल सेंटर में किए गए परीक्षण के दौरान 30 मरीजों में से 29 मरीजों पर ये इनहेलर प्रभावी पाया गया। इसने संक्रमित लोगों को तेजी से ठीक किया और 3 से 5 दिनों में मरीज अस्पताल से बाहर आ गए। इजराइल के प्रोफेसर नादिर अबर द्वारा विकसित ये इनहेलर CD24 से भरपूर एक्सोसोम आधारित उपकरण है, जिसके द्वारा इन एक्सोसोम को सांस द्वारा सीधा फेफड़ों में लिया जा सकता है। कोविड-19 के खिलाफ 95% तक कारगर पाए गए इस इनहेलर ने कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन के अलावा एक और समाधान जोड़ दिया है। हालांकि अभी इस तकनीक का गहन अध्ययन किया जा रहा है। विज्ञान के इतिहास में 12 फरवरी एक महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म हुआ था। आज जिस तरह हम सजीव चीजें देखते हैं और उनकी उत्पत्ति और विविधता को समझते हैं, उसके पीछे डार्विन का ही दिया हुआ क्रम विकास सिद्धांत है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक हैं। हर प्रजाति, चाहे वह पेड़ की हो या फिर जानवर या मानव की, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। साल 1858 में डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा था, जो आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बन गया। उन्होंने प्रकृति वर्ण, मानव विकास, गुणसूत्र आदि पर अपनी किताबों में खुलकर चर्चा की। हालांकि डार्विन के सिद्धांतों पर कई मतभेद हैं, लेकिन आज भी हर साल 12 फरवरी को इंटरनेशनल डार्विन डे मनाया जाता है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।